हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थर्ड चैप्टर में से सेकंड पार्ट के बारे में। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जितनी भी वीडियोस अब तक हमने अपलोड किए हैं उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। अब तक हम 2 लाइव सेशंस भी कंडक्ट कर चुके हैं जो हम एवरी संडे कंडक्ट करते हैं। अगर वो लाइव सेशंस आपने ज्वाइन नहीं किए तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। इस थर्ड चैप्टर में आज हमें डिस्कस करना है अपना सेकंड टॉपिक यानी फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन वो फीचर्स हमने डिस्कस किए थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इट मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर हमारी इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रही थी, क्या उसकी पोजीशन थी, वो हमने डिस्कस किया था। लेकिन अब हमने डिस्कस करने हैं फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बिटवीन 1950 टू 1991। इट मींस 1950 से लेकर 1991 तक हमारी इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा था, क्या उसकी पोजीशन थी, क्या उसकी सिचुएशन थी। इसमें फर्स्ट हमारे पास आता है लो प्रोडक्टिविटी। जब हमने फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को डिस्कस किया था तो हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था लो प्रोडक्शन एज वेल एज लो प्रोडक्टिविटी। इट मींस बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत लो थी। प्रोडक्शन मींस टोटल आउटपुट और प्रोडक्टिविटी मींस आउटपुट अकॉर्डिंग टू पर हेक्टेयर। इंडिया में प्रोडक्शन भी कम थी, प्रोडक्टिविटी भी लो थी। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने रिकवर किया। हमारी फर्स्ट प्लानिंग कमीशन 1951 से 1956 तक जो परफॉर्म की गई थी उसका मेन रोल था कि एग्रीकल्चर को ज़्यादा अच्छा करना, उनको ज़्यादा प्रिपेयर करना। उसकी वजह से इंडिया की जो प्रोडक्शन है वो तो इंक्रीज हो गई लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं इंक्रीज हो पाई। हम प्रोडक्शन के मामले में सारी कंट्रीज को पीछे कर चुके हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी में हम आगे नहीं निकल पाए। यहाँ पर हमें कह रहे हैं प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर हेक्टेयर विच वॉज स्टिल वेरी लो एज कंपेयर टू एनी अदर एडवांस्ड कंट्री। जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी जो कि पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग टोटल आउटपुट को मेजर करती है वो अभी भी बहुत कम थी एज कंपेयर टू एडवांस्ड कंट्री। एज एग्रीकल्चर सप्लाइज वेरियस रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री, हैंस लो प्रोडक्टिविटी ऑल्सो अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। अब आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री सेक्टर को। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी लो होगी तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी लो थी इसीलिए हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर था वो भी इफेक्ट हो रहा था, उसकी भी ग्रोथ डिक्रीज हो रही थी। ये हमारे पास डाटा है जो आप एक बार देख सकते हो। ये हमारे पास 3 मेन क्रॉप्स हैं, राइस, व्हीट, मेज। अगर इसको हम कंपेयर करें तो इंडिया में जो प्रोडक्शन है वो तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये 3.6 लाख टन थी, जबकि चाइना में ये 6.8 है, वियतनाम में 5.8 है और पूरे वर्ल्ड की अगर हम एवरेज करें ऑन एन एवरेज पूरे वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन की जाती है, जो प्रोडक्टिविटी की जाती है राइस की वो है 4.5 लाख पर टन। ऑन एन एवरेज से भी हमारी कम थी प्रोडक्टिविटी। ऐसे ही वीट की प्रोडक्टिविटी भी हमारी सबसे कम है 3.1 अगर हम कंपेयर करें एडवांस्ड कंट्रीज के साथ। थर्ड मेजर क्रॉप हमारे पास आती है मेज, इसको भी अगर हम कंपेयर करें तो ये 2.6 है जो कि बाकी सभी कंट्रीज के कंपैरिजन में कम है। इट मींस हमने प्रोडक्शन तो इंक्रीज की, प्रोडक्शन इसलिए इंक्रीज हुई क्योंकि हमारी 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में वर्क करती है, उसको एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से मिलता है। इसी की वजह से हमारी प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुई लेकिन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो पाई। सेकंड फीचर हमारे पास आता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो कि विजिबल नहीं है, हिडन है। सिंपल एग्जांपल है, एक एग्रीकल्चर का लैंड है जो कि प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। वहां पर हम अगर 5 वर्कर्स इंप्लॉय करते हैं तो भी हमें 100 टन्स की प्रोडक्शन मिलती है। अगर वहां पर हम 10 वर्कर्स इंप्लॉय करते हैं तो भी हमें 100 टन्स की प्रोडक्शन ही मिलती है। इट मीन्स अगर हम उस लैंड पे 10 वर्कर्स लगाते हैं तो उसमें से 5 एम्प्लॉयड माने जाएंगे और जो 5 हैं वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड किए जाएंगे क्योंकि वो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयड किए हुए हैं। और इंडियन एग्रीकल्चर में ऐसा ही होता आ रहा है।
अगर एक पर्टिकुलर लैंड में जहां पर 5 वर्कर्स काम कर सकते हैं वहां पर हमें 10 वर्कर्स लगाने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है। सो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स एन एम्प्लॉयमेंट विच इज हिडन। सो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि विजिबल नहीं है, हिडन है। लाइक 10 वर्कर्स आर वर्किंग ऑन अ पीस ऑफ लैंड बट ओनली 5 आर रिक्वायर्ड। सिंपल एग्जांपल है, एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है जहां पर 5 वर्कर्स ही चाहिए काम करने के लिए, लेकिन हमने 10 इंप्लॉय किए हुए हैं। सो जो एक्स्ट्रा 5 हमने इंप्लॉयड किए हुए हैं वो एक्चुअल में इंप्लॉयड नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है। सो ये हमें क्या शो करती है? एग्रीकल्चर की बैकवर्डनेस, पॉवर्टी। थर्ड फीचर हमारे पास आता है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। सो ये फीचर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने फर्स्ट चैप्टर में। हमने ये डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर की जो आउटपुट है वो अनसर्टेन है। फार्मर्स को ही नहीं पता कि प्रोडक्शन कितनी आएगी। क्यों नहीं पता? क्योंकि उनको यही नहीं पता कि रेनफॉल होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो टोटल डिपेंड करते थे रेनफॉल के ऊपर। अगर रेनफॉल अच्छी हो जाती थी तो उनकी प्रोडक्शन भी अच्छी होती थी, लेकिन अगर रेनफॉल नहीं होती थी या फिर अच्छी रेनफॉल नहीं होती थी तो उनकी प्रोडक्शन भी अच्छी नहीं होती थी। सो एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो कि रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। अभी भी मैक्सिमम एग्रीकल्चर जो लैंड है वहां पर इरिगेशन फैसिलिटी परमानेंट की तौर पर अवेलेबल नहीं है। उनके पास परमानेंट सोर्स ही नहीं है एग्रीकल्चर करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए। सो यहां पर हमें कह रहे हैं आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज अनसर्टेन एज इट्स प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है वो अनसर्टेन है, पता ही नहीं है कितनी प्रोडक्शन होगी। क्यों नहीं पता? क्योंकि रेनफॉल के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। अगर रेनफॉल अच्छी होगी तो प्रोडक्शन भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर रेनफॉल बैड होगी, कम होगी, इन दैट केस प्रोडक्शन भी कम होगी। दैट इज द मेन रीजन फॉर लो इनकम ऑफ फार्मर्स। सो यही एक मेन रीजन था कि इंडिया की फार्मर्स की इनकम ज़्यादा नहीं हो पा रही थी। और अगर इनकम ज़्यादा नहीं होगी तो उनके पास कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं होगी, और अगर एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं होगी तो वो कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं अप्लाई कर पाएंगे, लैंड्स नहीं परचेज कर पाएंगे, हाई क्वालिटी के सीड्स नहीं परचेज कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है फीचर सबसिस्टेंस फार्मिंग। सो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर जो की जाती थी इंडिया में वो सिर्फ फैमिली नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए की जाती थी। प्रोडक्शन फॉर फैमिली नीड्स ओनली। जो भी प्रोडक्शन करते थे फार्मर्स वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते थे, वो मार्केट को सप्लाई नहीं करते थे। अब क्योंकि वो मार्केट को सप्लाई नहीं करते प्रोडक्शन, तो उनके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं होगी। अगर एक्स्ट्रा इनकम नहीं है तो वो कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर सकते अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, ग्रो करने के लिए। सो देयर इज नो एक्स्ट्रा इनकम विच कैन बी यूज्ड फॉर ग्रोथ। सो ग्रोथ करने के लिए उनके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम आ ही नहीं सकती अगर वो सबसिस्टेंस फार्मिंग ही करते रहेंगे। सो नेक्स्ट फीचर हमारे पास आता है लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। इट मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर के पास इनपुट्स तो अवेलेबल थे जिसकी हेल्प से वो अपनी प्रोडक्शन कर रहे थे, लेकिन उनके पास मॉडर्न इनपुट्स नहीं थे, जैसे कि हाई क्वालिटी सीड्स नहीं थे जो कि अच्छी प्रोडक्शन उनको प्रोवाइड कर सकते थे। उनके पास केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं थे, इंसेक्टिसाइड्स नहीं थे और पेस्टिसाइड्स भी नहीं थे। इट मीन्स उनके पास ऐसी कोई मेडिसिन नहीं थी, ऐसी कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं थे जिसकी हेल्प से वो अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते थे। सो जिसके कारण उनकी प्रोडक्टिविटी लो हो चुकी थी एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सिक्स्थ हमारे पास आता है स्मॉल होल्डिंग्स। सो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया में जितने भी फार्मर्स थे उनके पास जो लैंड अवेलेबिलिटी थी वो स्मॉल थी। इट मीन्स उनकी लैंड ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में उनके पास अवेलेबल नहीं थे। सो क्योंकि उनके पास लैंड ज़्यादा बड़े साइज में अवेलेबल नहीं थे, इट मीन्स वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी यूज़ नहीं कर सकते थे, मॉडर्न वेज भी नहीं यूज़ कर सकते थे, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं हो पाती थी। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं इंडियन फार्मर्स हैविंग स्मॉल साइज ऑफ देयर लैंड्स। सबसे पहले तो उनकी जो लैंड्स थे वो स्मॉल साइज के थे, ड्यू टू विच दे आर नॉट एबल टू यूज़ न्यू एंड मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग। अब क्योंकि उनके पास ज़्यादा बड़े साइज़ के लैंड अवेलेबल नहीं थे, इसी की वजह से वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ और मॉडर्न वेज नहीं यूज़ कर सकते थे अपनी प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न मशीन्स को यूज़ करने के लिए लैंड का साइज़ बड़ा होना चाहिए जिसपे कि हम उसको यूज़ कर पाएँ। एंड इन दिस स्मॉल लैंड्स दे कैन ओनली प्रोड्यूस फॉर देमसेल्व्स ओनली।
और वो सबसिस्टेंस फार्मिंग भी सिर्फ इसीलिए करते थे क्योंकि उनके पास स्मॉल लैंड्स थे, इतने स्मॉल लैंड्स थे कि वो अपनी फैमिली नीड को ही सेटिस्फाई कर सकते थे। सो नेक्स्ट हमारे पास है लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। सो ये फीचर हमने इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में भी डिस्कस किया था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और ज़मींदारी सिस्टम फॉलो किया जाता था। एट दैट टाइम ज़मींदार ओनर्स कोई और पर्सन होते थे और जो टिलर्स जो फार्मर्स होते थे वो कोई और पर्सन्स होते थे, जिसकी वजह से उनमें कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता था। यही सिचुएशन आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कई एरियाज में अवेलेबल है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। सो ये फीचर्स हम इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में भी डिस्कस कर चुके हैं, जब जमींदारी सिस्टम फॉलो किया जाता था। ओनर कोई और होता था और एक्चुअल फार्मर कोई और होता था, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते थे। ये सिचुएशन आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कई एरियाज में देखी गई है। अभी भी कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास अपनी खुद की लैंड अवेलेबल नहीं है, वो एज अ रेंट किसी की लैंड पर वर्क करते हैं और बदले में अपना रेंट लेकर चले जाते हैं, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट किसके रिगार्डिंग अराइज होते हैं? रेंट को लेकर। जो लैंड लॉर्ड होते हैं, जो लैंड ओनर्स होते हैं, वो बहुत ही कम अमाउंट पे करते हैं फार्मर्स को, जिनकी वजह से वो अपनी बेसिक नीड सेटिस्फाई तो कर लेते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम उनके पास कोई नहीं बचती जिसको वो इन्वेस्ट कर सकें अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को इंक्रीज करने के लिए, ग्रो करने के लिए। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं देयर इज ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लैंड ओनर्स एंड टेनेंट्स। हमेशा कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता ही रहता है लैंड ओनर्स के बीच में, टेनेंट्स के साथ। लैंडलॉर्ड पे वेरी लेस आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजर्व्स। जो लैंड लॉर्ड होते थे, जो ओनर्स होते थे, वो ज़्यादातर हिस्सा अपने पास रखते थे, ज़्यादातर रेवेन्यू अपने पास रखते थे, कुछ अमाउंट रेंट के तौर पर टेनेंट को यानी फार्मर को प्रोवाइड कर देते थे, और वो उस अमाउंट में सिर्फ अपनी बेसिक नीड ही सेटिस्फाई कर सकता था, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकता था अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए। सो ऐसे ही लास्ट 8th फीचर हमारे पास आता है प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पर क्या होता है? ओल्ड और क्लासिक टेक्नोलॉजीज। इट मीन्स इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो अभी भी ओल्ड टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं, ओल्ड मेथड्स यूज़ करते हैं अपनी इरिगेशन करने के लिए, हार्वेस्टिंग करने के लिए, ओवरऑल प्रोडक्शन करने के लिए। लाइक यूज़ ऑफ बुल्स इंस्टेड ऑफ ट्रैक्टर्स। सो वो बुल्स को यूज़ करते हैं अपनी इरिगेशन करने के लिए, अपनी हार्वेस्टिंग करने के लिए, अपनी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ट्रैक्टर्स या मॉडर्न टेक्निक्स वो यूज़ नहीं कर सकते। और वो क्यों यूज़ नहीं कर सकते? उसका सिंपल रीज़न है, उनको नॉलेज नहीं है, वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम ही नहीं है, उनके पास जो लैंड्स हैं वो स्मॉल हैं, और जो अवेलेबल भी हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे अवेलेबल हैं। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं परमिटिव टेक्नोलॉजी मीन्स ओल्ड और क्लासिक टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजी जो ओल्ड हो चुकी है, जो ओल्ड मेथड्स हैं वो यूज़ किए जाते थे। सो इंडियन फार्मर्स आर यूजिंग पुल्स इंस्टेड ऑफ ट्रैक्टर्स। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उसको यूज़ करने की बजाय वो बुल्स यानी ओल्ड मेथड्स यूज़ कर रहे थे। और वो क्यों यूज़ कर रहे थे? बिकॉज ऑफ स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड्स, क्योंकि उनके स्मॉल साइज थे लैंड्स के, और जो लैंड्स अवेलेबल भी थे वो डिफरेंट लोकेशंस पर अवेलेबल थे। उनके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं थी जिसकी हेल्प से वो इन्वेस्टमेंट कर सकें और मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ कर सकें। और अगर उनके पास अमाउंट नहीं है तो वो इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। थर्डली, दे बिलोंग टू पुअर फैमिली। वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी को अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। सो एट लास्ट, इन कंक्लूजन, वी कैन से दैट एग्रीकल्चर सेक्टर इज बैकवर्ड विद नो एक्स्ट्रा इनकम। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बैकवर्ड था, उसके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं थी। जो फार्मर्स थे वो लैंडलेस थे, उनके पास अपनी लैंड अवेलेबल नहीं थी। जो लैंड अवेलेबल थी जिनके पास, वो स्मॉल थी, फ्रेगमेंटेड थी, स्मॉल लैंड्स थे और डिफरेंट लोकेशंस पे थे। बट स्टिल इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लेकिन फिर भी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। क्यों? क्योंकि वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर अप्रॉक्सीमेटली 50% एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है और 14.4% जीडीपी में पार्टिसिपेट करता है।
एक्सपोर्ट करता है, फॉरेन करेंसीज लेकर आता है। सो ये हमारे पास था आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बिटवीन 1950 या फिर 1951 टू 1991। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।